नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार शर्मा। केमिस्ट्री जिंदाबाद चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस चैनल पे मेरे द्वारा कक्षा 12, बीएससी, नीट, जेई और एम्स इन एग्जाम्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए केमिस्ट्री की वीडियो अपलोड की जा रही हैं। कई दिनों से मेरे पास अभिभावकों और छात्रों के फ़ोन आ रहे थे। वो कह रहे थे कि सर आप कक्षा 10वीं क्लास की भी कुछ स्पेशल क्लासेस चलवाएं, जिससे 10वीं के छात्रों का भी भला हो सके। तो इस चीज़ को देखते हुए और अभिभावकों की डिमांड पर आज से हम लोग कक्षा 10वीं क्लास की मैथमेटिक्स और साइंस की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। मेरे साथ हैं हमारे कोचिंग के प्रमुख वरिष्ठ गणित के अध्यापक श्रीमान चंद्रमोहन जी वैष्णव। आप एमएससी और बीएड हैं और विगत कई सालों से हमारे विद्यालय में अध्यापन कार्य करा रहे हैं। कक्षा 10वीं की मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट के रूप में जाने जाते हैं। तो आज से मैथमेटिक्स की जो क्लासेस हैं कक्षा 10वीं की, वो आपको चंद्रमोहन जी सर ही लेंगे। तो आप इनके द्वारा ली गई क्लासेस का फ़ायदा उठाएं और कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं या आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट्स के द्वारा हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को हम स्टार्ट करें उससे पहले एक बार आप सभी हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो आज से हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं कक्षा 10वीं की मैथमेटिक्स का और कुछ दिनों बाद में हम साइंस के चैप्टर से अपलोड करेंगे। तो आप इस क्लास का आनंद लीजिए और बहुत शानदार तरीके से हमारे जो सर हैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। आपको इनके पढ़ाने का तरीका बाकी जो टीचर्स हैं उनसे बहुत बेहतर मिलेगा, इसको आप देखोगे। शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है? तो आप क्लास ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर रियल नंबर, जिसको हम कहते हैं वास्तविक संख्या, वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिएगा, जैसा कि हमें पता चल रहा है वास्तविक संख्या, अगर हम बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की तो हम कह सकते हैं कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट हमने लिखा है परिमेय संख्या, ये हमने लिखा है परिमेय संख्या, और दूसरा पार्ट मैंने लिखा है अपरिमेय संख्या। ये हो गया अपरिमेय संख्या। यानी कि हम कहें कि जो वास्तविक संख्याएं होती है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, यदि दोनों को सम्मिलित रूप से एक साथ जोड़ दिया जाए तो ये मिलकर हमारे पास बन जाती है रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं। यानी कि वास्तविक संख्याएं पढ़ने से पहले हमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन दोनों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम थोड़ा सा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको लेके चलते हैं। परिमेय संख्या पढ़ने से पहले जो हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, जैसे कि प्राकृत संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्णांक क्या होता है, सम संख्याएं क्या होती है, विषम संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सहभाज्य संख्याएं क्या होती है, इन सबके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। परिमेय संख्या पढ़ने से पहले सबसे फर्स्ट हम डाल रहे हैं यहां पर प्राकृत संख्याएं। ये हमने लिखा है प्राकृत संख्या। इन प्राकृत संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है प्राकृतिक संख्याएं। ये जो प्राकृत संख्याएं होती है ये 1 से स्टार्ट होती है, यानी कि इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमारा 1 से स्टार्ट होता है। यानी कि हम कहें ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 आगे कंटिन्यू चलती रहती है। यानी कि जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन काउंटिंग नंबर्स को ही हम नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि हम कहें 1 2 3 4 5 और ये हमने आगे इसके डॉट डॉट लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्राकृत संख्याएं होती है ये स्टार्ट तो 1 से होती है और 1 से चलकर ये आगे कंटिन्यू, यहाँ मैंने डॉट डॉट लगाया हुआ है। इस डॉट डॉट से यहाँ पर मतलब है कि स्टार्ट तो ये 1 से हो रही है लेकिन इनका एंडिंग पॉइंट हमें यहाँ पर पता नहीं है। यानी कि ये संख्याएं अनंत तक चलती हैं। ठीक है, और अनंत के लिए हमने ये सिंबल लगा दिया। ठीक है, इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक। यानी कि हम कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। दूसरी हम बात करें तो पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याओं के बाद हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में। ठीक है, अगर हम देखें
तो जो प्राकृत संख्याएं थी ये 1 से स्टार्ट हो रही थी, यानी कि हम कहें तो प्राकृत संख्याओं में यदि हम जीरो को भी ऐड कर देते हैं, यानी कि इन प्राकृत संख्याओं में यदि जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो ये संख्याएं हमारे पास बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, और जैसा कि मैंने लिखा है कि ये जो पूर्ण संख्याएं हैं ये जीरो से स्टार्ट होती है और ये भी कोई डॉट 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 यानी आगे इनका एंडिंग पॉइंट हमें पता नहीं है, यानी कि ये भी जो संख्याएं होती हैं ये अनंत तक चल रही है। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग जीरो से कर दी और ये डॉट डॉट लिख के हमने लिख दिया अनंत तक, यानी कि ऐसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याओं के बाद हम पढ़ते हैं पूर्णांक के बारे में। अब जैसा कि आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर लिखा है प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। ये जितनी भी प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं होती हैं इनके अंदर सारी पॉजिटिव यानी कि धनात्मक संख्याएं आती है। अब जैसे कि हमें पता है कि संख्याएं तो ऋणात्मक भी होती है, तो ऋणात्मक जो संख्याएं होती है उन ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक के अंदर सम्मिलित किया जाता है, यानी कि हम कहें तो पूर्णांक संख्याओं का एक ऐसा समूह होता है जिसमें समस्त धनात्मक संख्याएं और समस्त ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित होती है, पूर्णांक कहलाते हैं। यानी कि हम कहें तो समस्त धनात्मक संख्याएं यानी कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं होंगी वो सारी की सारी पूर्णांक के अंदर सम्मिलित होती है। तो देखिएगा जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर 0 1 2 3 4 और ये डॉट 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 ये लिख दिया मैंने अनंत तक। ये तो हमारी सारी हो गई धनात्मक संख्याएं और समस्त ऋणात्मक संख्याएं। अब यहाँ पर आपको जो थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जो जीरो होता है ये कभी भी माइनस का यानी ऋणात्मक का नहीं माना जाता है। जीरो हमेशा धनात्मक यानी कि प्लस की वैल्यू मानी जाती है। यानी कि हम कहें तो माइनस की जो वैल्यू है ये हमारे पास शुरू होंगी -1 -2 -3 और ये डॉट 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 ये भी वही अनंत तक। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो समस्त धनात्मक संख्याएं आ चुकी है और समस्त ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित होती है, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं का जो सम्मिलित रूप होता है वो कहलाता है पूर्णांक के अंदर। ये भी 0 से अनंत तक पॉजिटिव में और 0 से अनंत तक ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव में। लेकिन ये जो जीरो मान है ये हमेशा प्लस की वैल्यू मानी जाएगी, माइनस में कभी भी जीरो नहीं आता है। ठीक है, अब पूर्णांक को पढ़ लेने के बाद हम पढ़ते हैं जो हमारा टॉपिक था परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट हेडिंग है हमारा परिमेय संख्या। जैसा कि परिमेय संख्या के बारे में आप पिछली क्लासों में भी पढ़ चुके होंगे कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, P/Q। अब यहां पर P/Q का मतलब है यानी कि उनको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। P का मतलब हो गया अंश और Q का मतलब हो गया हर, यानी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है वो संख्याएं कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। लेकिन साथ में यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि यहाँ पर जो Q का मान है ये 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिएगा मैंने इक्वल को क्रॉस किया, यानी कि ये क्या हो गया, Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि परिमेय संख्या की अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हो जाएगी ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या कहलाती है। जहां पर P और Q दोनों कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं, यानी कि प्लस की वैल्यू भी हो सकती है और माइनस की वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो परिमेय संख्याओं के अंदर कौन कौन सी संख्याएं सम्मिलित होती है, तो देखिएगा जितनी भी प्राकृत संख्याएं होंगी ये सारी के सारी परिमेय संख्याओं के अंदर आएंगी। जितनी भी पूर्ण संख्याएं होंगी ये सारी पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्याओं के अंदर आएंगी। जितने भी पूर्णांक होंगे चाहे वो धनात्मक मान में हो चाहे वो ऋणात्मक मान में हो वो सारे के सारे परिमेय संख्याओं के अंदर काउंट होते हैं। इसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा जैसे भिन्न के रूप में संख्याएं लिखी हुई होती है, जैसे कि मैंने लिखा है 5/7। अब देखिएगा ये भिन्न के रूप में लिखा हुआ है यानी कि P/Q के रूप में लिखा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो 5/7 है ये परिमेय संख्या है।
जैसे कि मैंने लिख दिया माइनस के 3/5। अब देखिएगा ये माइनस की संख्याएं आ गई तो ये भी परिमेय संख्या है, चाहे प्लस में है चाहे माइनस में। हमें ध्यान क्या रखना है कि संख्याएं किसके रूप में होनी चाहिए, p/q के रूप में, यानी कि अंश बटे हर के रूप में होनी चाहिए। साथ ही जो q है यानी कि जो हर का मान है, यानी कि जो बटे में नीचे वाली संख्या है, ये कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि -3/5 हम कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास क्या है, परिमेय संख्या हो जाएगी। अब देखिएगा जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर सिंपल 5 मैंने लिख दिया। अब देखिएगा ये जो 5 है ये भी परिमेय संख्या के अंदर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अगर हम बात करें ये जो 5 है ये हमारे पास है प्राकृत संख्या, और मैंने अभी आपको बताया था कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं होंगी वो सारी के सारी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याओं के अंदर आती है। क्यों, देखिएगा इस संख्या के नीचे कुछ भी नहीं है, यानी कि हर में कुछ भी नहीं है, तो हम इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, क्योंकि जब हम 1 से 5 को विभाजित करेंगे तो इसका मान वापस 5 आ जाएगा। तो यानी कि 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, और जैसे हमने इसको 5/1 लिख दिया यानी कि ये हमारे पास हो चुका है अंश बटे हर के रूप में। और जब हमने इसको यदि अंश बटे हर के रूप में लिख दिया तो इसका मतलब ये भी हमारे पास हो चुकी है परिमेय संख्या। जैसे कि मैंने लिखा है -9, ठीक है। अब -9 है, ये भी हमारे पास परिमेय संख्या है। क्यों है, अब देखने में तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये पूर्णांक है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जितने भी पूर्णांक होंगे वो सारे पूर्णांक परिमेय संख्याओं के अंदर आते हैं। अब देखिएगा -9 है तो इसके बट्टे में हम 1 लगा सकते हैं, क्योंकि जब हम 1 का भाग लगाएंगे 9 में तो वही 9 बार जाएगा और वापस इसका जो आंसर होगा -9 आ जाएगा। यानी कि हम चाहे -9 लिखें और या फिर इसको -9/1 लिखें, इसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब हमने इसके बट्टे में यदि 1 लगा दिया तो इसका मतलब हमने इसको p/q के रूप में लिख दिया है, और जब इसको यदि हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये संख्या भी हमारे पास परिमेय संख्या हो चुकी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा है यहाँ पर 3.5, ठीक है। अब देखने से तो हमें ये लग रहा है कि ये परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 3 के और 5 के बीच में पॉइंट लगा हुआ है। अब यहाँ पर हम इस पॉइंट को हटा सकते हैं, तो देखिएगा जो 3.5 है इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ये 3 और 5 यानी कि 35 तो आ जाएगा एज इट इज। जब मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में लगा दिया मैंने 1, और पॉइंट के बाद हमारे पास एक संख्या है तो बटे में आ गई हमारे पास एक 0, यानी कि 3.5 को जब मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा और इसको भिन्न के रूप में चेंज करूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूं 35/10, यानी कि जब मैं इसको बटे के रूप में लिख सकता हूं तो ये p/q के रूप में आ चुकी है। और जब मैंने इसको यदि p/q के रूप में लिख दिया इसका मतलब ये जो 3.5 है ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। और हम यदि बात करें तो देखिएगा जैसे कि अंडर रूट में संख्याएं होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है √9, मैंने यहाँ पर लिख दिया √16, मैंने यहाँ पर लिखा है √25। तो देखिएगा ये जो अंडर रूट में मैंने संख्याएं लिखी है √9, √16, √25, ये भी परिमेय संख्याएं होती है। लेकिन आपको ध्यान रख लेना है कि अंडर रूट में परिमेय संख्याएं केवल वही संख्याएं होंगी जो संख्याएं किसी भी संख्या का वर्ग होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर 9 की, तो 9 हमें पता है कि 3 का वर्ग होता है, तो इसलिए ये परिमेय संख्या हो जाएगी। यानी कि जब मैं इसका ये अंडर रूट यहाँ पर हटाऊंगा तो इस 9 को मैं लिख सकता हूँ केवल 3, ठीक है। और अब ये 3 आ गया, अंडर रूट यहाँ से हट गया क्योंकि 3 का वर्ग होता है 9, ठीक है। और 3 के नीचे मैं फिर बट्टे में 1 लगा सकता हूं, यानी कि ये हमारे पास आ चुका है वापस p/q की फॉर्म में, यानी कि अंडर रूट 9 भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ऐसे ही जब मैं अंडर रूट 16 को चेंज करूंगा तो ये हमारे पास बन जाएगा किसका, 4 का वर्ग होता है 16। अब 4 के बट्टे में मैंने लगा दिया 1, यानी कि ये भी हमारे पास किसके रूप में आ चुकी है, p/q के रूप में आ चुकी है। अगर हम बात करें अंडर रूट 25 की, तो हमें पता है जो अंडर रूट 25 होता है ये 5 का वर्ग होता है, ठीक है। 5 का वर्ग हो जाएगा 25, और 5 के बट्टे में हम 1 लगा सकते हैं, यानी कि इसको भी हमने किस में लिख दिया, p/q के रूप में लिख दिया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो अंडर रूट 25 होगा ये भी हमारे पास क्या है, परिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं, जितनी भी प्राकृत संख्याएं होंगी, जितनी भी पूर्ण संख्याएं होंगी, जितने भी पूर्णांक होंगे, ये सारे के सारे परिमेय संख्याओं के अंदर आते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने लिखी है पॉइंट वाली संख्याएं,
अब पॉइंट वाली संख्याओं में भी ये आगे हम पढ़ेंगे आगे की क्लासों में कि पॉइंट में भी शांत दशमलव होता है, अशांत दशमलव होता है, फिर उसमें भी आवर्ती होते हैं, अनावर्ती होते हैं। उनका जब हम आगे अध्ययन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा ये ध्यान रख लीजिएगा कि ये जो पॉइंट वाली संख्या है इसको यदि मैं चेंज कर सकता हूं तो ये आ जाएगा परिमेय संख्या के अंदर। अंडर रूट में वो संख्याएं जो किसी संख्या का वर्ग होती हैं, यदि वो किसी संख्या का वर्ग है और अंडर रूट में है तो वो संख्याएं भी परिमेय संख्याओं के अंदर आती हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा परिमेय संख्याओं के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अब देखिएगा, ये पढ़ा हमने परिमेय संख्याओं के बारे में, अब अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्याएं। अब देखिएगा, हम यहां पर बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अपरिमेय संख्या की परिभाषा की तो हम कह सकते हैं कि जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो संख्याएं हो जाएंगी हमारी अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कि हम कहें कि अपरिमेय संख्याओं के अंदर कौन कौन सी संख्याएं सम्मिलित होंगी, तो हम कह सकते हैं जैसे कि देखिएगा, एक तो जितने भी चिन्ह होते हैं यानी कि साइन होते हैं, जैसे कि पाई का साइन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। एक चीज जो आपको ध्यान रख लेनी है कि जैसे अगर पाई का मान यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर 22/7, तो ये जो 22/7 होगा ये 22/7 तो आएगा परिमेय संख्या के अंदर। लेकिन अगर आपको दे दिया पाई तो ये जो पाई है, ये जो सिंबल होता है, ये जो सिंबल होते हैं ये आते हैं अपरिमेय संख्याओं के अंदर, ठीक है। अब सिंबल के अलावा अगर हम बात करें तो देखिएगा, ये जो अंडर रूट में संख्याएं होती है अगर ये किसी संख्या का वर्ग होंगी तब तो ये आएंगी परिमेय संख्याओं के अंदर, और अगर ये किसी संख्या का वर्ग नहीं होंगी तो फिर ये आएंगी अपरिमेय संख्याओं के अंदर। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया √3, यहाँ मैंने लिख दिया √5, यहाँ मैंने लिख दिया √7। अगर हम देखें तो ये किसी भी संख्याओं का वर्ग नहीं होती है, यानी कि ऐसी संख्याएं जो अंडर रूट में हो, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होती हैं, वो संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याओं के अंदर आती हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर q का मान 0 नहीं होना चाहिए और p और q कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं, वो संख्याएं तो हो जाएंगी परिमेय संख्याओं के अंदर। और जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो संख्याएं आ जाएंगी हमारी अपरिमेय संख्याओं के अंदर। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं, इन दोनों को सम्मिलित रूप से ही हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो वास्तविक संख्याएं होती है ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इन दोनों से मिलकर ही बनती है, ठीक। अब अपरिमेय संख्याओं के बाद हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। अब यहां पर हम बात करने वाले हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो हम कहें कि ऐसी संख्याएं जो या तो 1 से या फिर स्वयं से ही विभाजित होती हैं वो संख्याएं कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसका एक तथा स्वयं वह संख्या ही गुणनखंड होती है, यानी कि ऐसी संख्याएं जिसका एक तथा स्वयं वह संख्या ही गुणनखंड होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिसमें या तो एक का या फिर स्वयं वह संख्या का ही भाग जाता है वो संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। अगर हम बात करते हैं तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, तो जैसे कि देखिएगा, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो हमारे पास होती है 2, ठीक है। क्योंकि 2 में अगर हम देखें तो 2 में केवल 1 का भाग जाता है या फिर स्वयं वह संख्या यानी कि केवल 2 का ही भाग जाएगा, यानी कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होगी वो होती है हमारे पास 2।
2 के बाद अगर हम बात करें तो 3 भी हमारे पास अभाज्य संख्या होती है। क्यों? क्योंकि 3 में भी या तो 1 का भाग जाएगा या फिर स्वयं वह संख्या यानी कि 3 का ही भाग जाएगा। 3 के बाद अगर हम देखें तो 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे आगे बहुत सी संख्याएं होती हैं। ये जितनी भी संख्याएं लिखी है सारी ऐसी संख्याएं हैं जिनमें या तो केवल 1 का भाग जाता है या फिर स्वयं वह संख्या का ही भाग जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जिसका एक तथा स्वयं वह संख्या ही गुणनखंड होती है, यानी कि 2 गुणनखंड इसके यहाँ पर हो सकते हैं। तो जिसका एक और स्वयं वह संख्या ही गुणनखंड होगी अभाज्य संख्याएं कहलाती है। फिर हमारे पास ये समस्या आती है कि सर 2 अभाज्य संख्या हो गई, 3 अभाज्य संख्या हो गई, तो फिर सर आपने 4, 6, 8 ये संख्याएं कहाँ गई? तो ये जो शेष संख्याएं बच जाएंगी इन संख्याओं को हम रखते हैं भाज्य संख्याओं के अंदर। यानी कि अगली हम बात करते हैं भाज्य संख्या, यानी कि अब हम पढ़ने वाले हैं भाज्य संख्याएं क्या होती है। यानी कि हम कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड संभव हो, 2 से अधिक गुणनखंड संभव हो भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसमें 1 का भी भाग चला जाए, स्वयं वह संख्या का भी भाग चला जाए और इनके अलावा भी यदि किसी और संख्या का भाग उसमें चला जाएगा तो वो संख्याएं निकल के आती है भाज्य संख्याओं के अंदर। जैसे कि देखिएगा मैंने यहाँ पर लिखा है 4। अब मैंने कहा कि 4 एक भाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि देखिएगा 4 में अगर हम देखें तो 1 का भी भाग जा रहा है और स्वयं वह संख्या यानी 4 का भी भाग जा रहा है और इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो इसमें 2 का भी भाग जा रहा है। यानी कि ऐसी संख्या है जिसमें 1 का स्वयं के अलावा भी और किसी संख्या का भाग चला जाए तो वो संख्याएं होती है हमारे पास भाज्य संख्या। जैसे कि मैंने लिखा है 4, जैसे कि मैंने लिख दिया 6 में भी अगर हम देखें तो 1 और 6 के अलावा 2 का भी भाग जा रहा है, 3 का भी भाग जा रहा है, यानी कि 2 और 3 से भी विभाजित हो रही है, इसलिए 6 भी भाज्य संख्या हो गई। अब 7 तो अभाज्य संख्या है। अगर हम देखें यहाँ पर 8, 9 ऐसे आगे बहुत सी संख्याएं होती है जो हमारे पास भाज्य संख्याएं हैं। क्योंकि 8 में भी अगर हम देखें तो 1 और 8 के अलावा 2 का भी भाग जा रहा है, 4 का भी भाग जा रहा है। 9 में भी अगर हम देखें तो 1 का भाग जा रहा है, फिर 3 का भी भाग जा रहा है इसमें और खुद 9 का भी भाग जा रहा है। ठीक है, तो 2 से अधिक जब गुणनखंड इसके संभव हो गए तो ये संख्याएं आती हैं भाज्य संख्याओं के अंदर। ये हमने पढ़ा अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अब हम थोड़ा सा जानकारी और बात कर लेते हैं, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे वास्तविक संख्याओं के तो उसके अंदर हमारे काम में आएगा सम संख्या और विषम संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो हम इसके बाद अध्ययन करते हैं सम संख्या और विषम संख्याओं के बारे में। अब हम पढ़ते हैं सम संख्याओं के बारे में। ठीक है, ये मैंने लिखा सम संख्या। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, यानी ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है वो संख्याएं होती है सम संख्याएं। तो परिभाषा भी मैं लिख रहा हूं, ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है सम संख्या कहलाती है। ठीक है, हमने लिखा है कि ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी कि ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है वो संख्याएं कहलाती है सम संख्याएं। जैसे कि हम कहें तो मैंने लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे आगे और भी संख्याएं हैं। ठीक है, यानी कि ये जो मैंने लिखा है अगर हम देखें 2 तो 2 में 2 का भाग जाता है, 4 में भी 2 का भाग चला जाता है, 6 में भी 2 का भाग चला जाता है
8 में भी 2 का भाग चला जाता है, 10 में भी 2 का भाग जा रहा है, 12 में भी 2 का भाग जा रहा है, यानी कि जितनी भी संख्याएं मैंने लिखी है सारी सम संख्याएं हैं। यानी कि हम कहें तो देखिएगा 2 के बाद 3 को यदि छोड़ दे तो 4, 5 को यदि छोड़ दे तो 6, यानी एक संख्या छोड़ के कंटिन्यू एक एक सम संख्या आती जाती है। फिर हम बात करते हैं विषम संख्याओं के बारे में। ये हमने लिखा है विषम संख्या, ठीक है। तो इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होती है वो संख्याएं आ जाएंगी विषम संख्याओं के अंदर। तो परिभाषा हम लिख सकते हैं यहां पर, ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है, विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कहलाती है, ठीक है। तो हमने लिखा, यानी कि हम कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होंगी वो संख्याएं हमारी आती है विषम संख्याओं के अंदर। तो जैसे कि हम देखें तो हमने लिखा है यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9, 11, यानी कि एक विषम संख्या जो हमारी काउंटिंग होती है, जैसे 1 से हम स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो एक संख्या तो होती है विषम और एक संख्या होती है सम। तो देखिएगा एक सम एक विषम हमारे पास चल रहा है, एक अगर विषम हो गया 2 आ गया सम के अंदर, फिर 3 विषम के अंदर, 4 सम के अंदर, 5 विषम के अंदर, 6 सम के अंदर, ऐसे कंटिन्यू एक सम और एक विषम संख्याएं आगे चलती जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारी थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी जो हमने रियल नंबर यानी कि जो हमारा चैप्टर था वास्तविक संख्याएं, इसको पढ़ने से पहले हमने थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की थी। आगे की चर्चा करते हैं अगली क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।